बिल्कुल सही फरमाया कि इस स्ट्रैटेजी को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जहाँ तक के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का सवाल है, तो मेरे हिसाब से जो स्टॉक है वो आपको 3.7 टाइम्स ट्रेलिंग प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू पे मिल रहा है और टॉप से प्राइस के टर्म्स में 60% के आसपास करेक्शन हो चुका है। तो एज एन इन्वेस्टर डेफिनेटली मेरे ख्याल से लॉन्ग एक्यूमुलेशन यहाँ पर कंटिन्यू रखना चाहिए। लेवल्स के लिहाज से क्योंकि जब हमने देखा था अभी जो रिसेंट लोज बने थे वो करीब-करीब 1900 के आसपास बने थे और वहीं पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए 1900 के नीचे जब तक ये स्टॉक नहीं जाता, ये 1900 से लेके 2200 की एक रेंज के अंदर में ट्रेड करता रहेगा और इसी को मैं एक्यूमुलेशन जोन के तौर पर इन्वेस्टर्स के लिहाज से देखूंगा। क्वालिटी ऑफ कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसलिए मुझे लगता है अगर से मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करे तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। पर जहां तक के ट्रेडर्स का सवाल है, उनके लिए मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे हिसाब से उनको एक टेक्निकल प्राइस का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है मोमेंटम को प्ले करने के लिए, और वो लेवल होगा 2050 का, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर। तो 2050 के ऊपर अगर से बजाज फाइनेंस निकलता है तो जैसे मैंने कहा 2200 पहला और 2200 के बाद आपको 2350 की जगह भी इस स्टॉक में नजर आएगी, पर उसके लिए जो क्लियर कंफर्मेशन है वो 2050 के ऊपर आएगा और तब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1950 के आसपास। बात है। तो देखिए इन्वेस्टिंग ग्रेड का स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेडिंग करेंगे तो देखिए ये किसी और भी जा सकता है। तो आज राय बिल्कुल साफ है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो अट्रैक्टिव लेवल्स हैं और यहाँ से मैनेजमेंट की कमेंट्री ये कहती है कि धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं यहाँ से सुधरती हुई नजर आएंगी। देखिए लॉकडाउन में धीरे धीरे खुल रहा है। मुझे सबसे बढ़िया बात तो ये लगी कि करीब करीब 1600 सेंटर्स जब इन्होंने खोले तो 25,000 एप्लीकेशंस इनके पास आ गई एक ही दिन में, तो ये अच्छी बात है। चलिए, लेकिन जहाँ एक तरफ बजाज फाइनेंस हर्षदा खाली 27% अपना बुक का मोरेटोरियम में पेश कर रहा है, दूसरी तरफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 90% मोरेटोरियम में देखिए अपनी बुक दिखा रहा है, और ये बहुत ही खराब संकेत है, ये अच्छे संकेत नहीं है। मुझे याद है जब M&M फाइनेंशियल्स ने इस तरह के मोरेटोरियम की बुक बड़ी दिखाई थी तो उसमें दबाव देखने को मिला था। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, आप उज्जीवन का स्टॉक दिखा रहे हैं तो कृपया करके उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखाइए। वो दूसरी कंपनी है, ये दोनों कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों में असर देखने को मिलेगा। लेकिन कैसे देखा आपने डिसबर्समेंट ग्रोथ जो है वो 10 क्वार्टर के लोज पर हो गई है, AUM ग्रोथ 6 क्वार्टर के लोज पर हो गई है। हालांकि NIMs देखिए सभी लोग बढ़िया दिखा रहे हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, इनफैक्ट जो बैंक्स भी हैं उन्होंने NIMs अच्छे दिखाए हैं। तो इस बार फोकस सबका रहता है कि मोरेटोरियम की बुक कैसी रही, और फोकस रहता है कि दरअसल प्रोविजनिंग कंपनियों ने कोविड रिलेटेड कैसी करी है। ये देखिए ये आ गया शेयर आपके सामने, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी हम लोग बात कर रहे थे, 26 रुपए 60 पैसे का शेयर है। कैसे देखा आपने फंडामेंटली इस स्टॉक को, गौरांग सर बताइए। तो हेमंत, कर्ज देने की जो गति है वहां पर कमजोरी और नीचे के तरफ के आंकड़े, दूसरी तरफ ये मॉनिटोरियम को लेकर के जो आंकड़ा है वो निराशाजनक, तीसरी बात जो शायद और धराशायी कर दे हमें वो है कोविड-19 को लेकर के प्रोविजनिंग, जहां पर हमने कई बैंकों में ये आंकड़ा ऊपर के तरफ आते हुए देखा। और मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ को एक गुड गवर्नेंस के रूप में मानूंगा, क्योंकि अगर आपको कुछ दिखाई देता है कि आने वाले छोटे या फिर नज़दीक के भविष्य में तकलीफ़ें हो सकती हैं, तो उसका बाकायदा आप वर्तमान में ऐसे कदम उठाएं कि उस परिस्थिति जब आपके सामने आए तो आपको उससे ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, और ये भी कहना चाहूँगा हेमंत के जब ये कारोबार अलग हुआ था और अलग रूप से इसको लिस्ट किया गया था, तब हमने कवायद की थी कि यहाँ पर लंबी अवधि के लिए निवेश करें। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो परिस्थिति है वो शायद 2 तिमाही तक या थोड़ी बहुत झलक आपको तीसरी तिमाही में भी दिखाई देगी नतीजों में, जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत निराशा दिखाई दे सकती है। उसके पश्चात मेरे ख्याल से सुधार की उम्मीद रखता हूँ। यानी कि अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, बने रहें और खरीदारी करें अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो, और अगर नहीं है तो नया निवेश भी कर सकते हैं। ओके, तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हुई। राजेश सातपुते, फटाफट इस पर एक टेक चेक दीजिए। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है कि सोडियम सिट्रेट पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, चाइना से बड़े पैमाने पर ये पदार्थ डंप होता था और दूसरे देशों से भी, साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से भी इसका इंपोर्ट बड़े पैमाने पर हो रहा था। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो इस पर पहले लगाई थी उसकी मियाद यानी कि ड्यूरेशन जो है
वो बढ़ा दी गई है, तो वो स्टॉक्स भी आपके रेडार पर लेकर आएंगे जो ये इसके प्रोडक्शन में काम आते हैं। मेरे ख्याल में गुजरात की बड़ी सारी कंपनियां हैं जो सोडियम सिट्रेट के निर्माता हैं, तो उन स्टॉक्स पर एक बार नजर रखेंगे। लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसकी बात हो रही है, राजेश आपकी हेमंत, हाँ मैं आपको कुछ ऐड कर देता हूँ इसमें, क्योंकि ये खबर मैंने पढ़ी हुई है, समझी हुई है। ये जो कंपनीज जो बनाती हैं वो उनका नाम जो डिमांड किया था उन्होंने, वो कंपनीज थी फॉसी फार्मा केमिकल्स, अब ये अनलिस्टेड कंपनी है। अडानी फार्मा केमिकल्स, ये भी अनलिस्टेड कंपनी है। एल्फाइन लैब्स, ये भी अनलिस्टेड कंपनी है। इंडिया फॉस्फेट और सुनील केमिकल्स, तो ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने मांग की थी इसकी। लेकिन देखिए हर्षदा, ये तो अनलिस्टेड कंपनियां हैं सारी जिन्होंने मांग की थी, लेकिन एक बात तो पक्की है जो हम लोग पिछले 3-4 दिन से कह रहे थे, जैसे ही पैकेज खत्म हुआ कि सरकार अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना शुरू करेगा कई चीन से आने वाले चीजों के ऊपर, तो वो स्टोरी बिल्कुल सही हो रही है। और आप देखिए पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में किस तरह से चाइना से आने वाले और ताइवान से और दूसरे देशों से आने वाले केमिकल्स के ऊपर सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी शुरू कर दी है। तो बस मुझे इतना ही ऐड करना था, क्योंकि इस खबर के चलते सब अनलिस्टेड कंपनियां एज ऑफ नाउ जिन्होंने मांग की थी, वो स्टोरी में लिखा हुआ है नाम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये बात पक्की है कि केमिकल सेक्टर को एक रिलीफ देने की बात सरकार सोच, ये एक अच्छी खबर है। तो केमिकल सेक्टर एज अ सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इसी होप्स में कि और भी केमिकल्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी देखने को मिले। और ये स्टैंड मेरा करीब 10 दिनों से है और देखिए बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आप जी हाँ, तो देखिए वहां पर हेमंत कह रहे हैं कि ज्यादातर अनलिस्टेड कंपनी और गुजरात की कई सारी कंपनियां इसके प्रोडक्शन में लगी हुई हैं। ये मुझे याद है, एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी। लेकिन लिस्टेड एंटिटीज में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ज्यादा नहीं, अनलिस्टेड प्लेयर्स ज्यादा है इस पर्टिकुलर केमिकल के उत्पादन में। लेकिन हम बात कर रहे थे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। राजेश, आपने अब तक चार्ट देख लिया होगा, बताइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस किन लेवल्स पर दिख रहा है आपको? देखिए 26 रुपये 55 पैसा ये इसका कल का क्लोज है और 26 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है और 26 टूटने के बाद प्रोबेबली 21 तक जाएगा। ऊपर में 28 साढ़े 28 पे सप्लाई है। द पॉइंट इज यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है, क्योंकि जब से ये खुला है, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, तब से इसमें सिर्फ बिकवाली देखी है। इसमें मेरे हिसाब से तो फिलहाल बॉटम फिशिंग न करे, ऑल्दो इट इज इनटू ओवरसोल्ड लेवल्स। टेक्निकली थोड़ा बहुत स्विंग मिलेगा, एक ट्रेड छोटा मोटा बैठेगा, लेकिन उससे ज्यादा मुझे इसमें दम नहीं लगता, तो बेटर टू अवॉइड द कंपनी। ओके, तो जीवन स्मॉल फाइनेंस को अवॉइड